हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको इवन पैटर्न बता दूं। हिस्ट्री में 17 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन 10 प्लस या 10 होते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के मैप्स होते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर है 6th अध्याय 6 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। तो इसमें हमें मुद्रण संस्कृति जो होती है वो बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस टाइप, उसे मुद्रण बोलते हैं संस्कृति। जब वो पहली संस्कृति आई थी उसके बारे में और अभी के में कंपेयर की जा रही है। तो इस चैप्टर का नाम ये है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियों की विशेषताएं लिखें। जो भारत में मुद्रण युग चलता था पहले और पांडुलिपियाँ, उनमें विशेषताएं बतानी हैं। तो पांडुलिपियों की निम्नलिखित विशेषताएं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में आया था, 3 मार्क्स में आया था ये। तो हम उसी हिसाब से जितने मार्क्स के हैं उसी हिसाब से हम आंसर लिखेंगे। तो पॉइंट फर्स्ट है, वे ताड़ के पत्तों या हाथों से बने कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी। जो ताड़ के पत्ते होते हैं उसे भोजपत्र भी कहा जाता है, जिसपे कई लोग भोजन करते हैं तो उसे बोलते हैं ताड़ के पत्ते या फिर भोजपत्र। ठीक है, तो उस पर लिखी जाती थी, उससे उस पत्ते पर लिखते थे और उसकी नकल बनाई जाती थी। पॉइंट सेकंड है, पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें बनाई जाती थी। जो पांडुलिपियाँ होती थी तो वो पन्नों पर भी बन जाती थी और अच्छी बेहतरीन तस्वीरें बनाई जाती थी जो पन्नों पर बनती थी। पॉइंट थर्ड है, उम्र बढ़ाने के ख्याल से उन्हें तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। पांडुलिपियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध थीं। जो उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से का मतलब है कि वो ज़्यादा टाइम तक रहें, तो इसलिए उन्हें तख्तियों या जिल्द में सिलकर बांध के और उन्हें रखा जाता था अपने पास, ताकि वो ख़राब ना हो, उस पर कुछ भी डिस्ट्रॉय ना हो उसका। तो इसलिए उसे सिलकर और बांध कर रखते थे ताकि उसकी उम्र बढ़ सके, वो ज़्यादा टाइम तक रहे। पांडुलिपियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध थी। क्षेत्रीय भाषाएं होती है जो हम आम बोलते हैं, अपने मोहल्ले में बोलते हैं, अपने शहर में, अपने गांव में बोलते हैं, वो भाषाएं तो उन भाषाओं में उपलब्ध थी। जैसे लोग आपस में बात करते हैं उस भाषा में उपलब्ध थी। पॉइंट फोर्थ है, ये काफ़ी महंगी तथा नाजुक होती थी। ये जो पांडुलिपियाँ होती थी वो महंगी भी है और नाजुक भी है, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो वो टूट जाएंगी या फट जाएंगी, क्योंकि पत्तों पर बनाई जाती थी इसलिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। 4th पॉइंट है क्योंकि 3 मार्क्स में था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोप में मुद्रण संस्कृति का विकास कैसे हुआ। 3 मार्क्स में 2015 में आए ये क्वेश्चन सीबीएसई। तो इसमें हम पूछे कि यूरोप में मुद्रण संस्कृति का विकास कैसे हुआ। भारत में हुआ तो हुआ, पांडुलिपियों से हुआ, लेकिन यूरोप में कैसे हुआ। तो चीन से कागज़, पॉइंट फर्स्ट है ये। 11वीं सदी में चीन से रेशम मार्ग के रास्ते कागज़ यूरोप पहुंचा था। इसके साथ ही लिपिकों द्वारा पांडुलिपि के उत्पादन का कार्य एक सामान्य कारोबार बन गया। जिसमें बोला है कि चीन से कागज़ 11वीं सदी में रेशम मार्ग द्वारा चीन से कागज़ भेजे गए यूरोप में, और वहाँ से उनका लिपिकों द्वारा पांडुलिपियों का उत्पादन किया गया और वो एक सामान्य कारोबार बन गया जिससे होता है वो बन गया। 11वीं सदी में चीन से आया था और उसके द्वारा ये यूरोप में फैला। पॉइंट सेकंड है, यात्रियों तथा खोजियों की भूमिका। 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्रा चीन में कई साल तक खोज करने के बाद इटली लौटा तो अपने साथ वुड ब्लॉक मुद्रण की तकनीक भी लेकर आया। यह तकनीक यूरोप के अन्य भागों में प्रचलित हो गई। जो खोजी होते हैं, यात्री होते हैं, जो दूसरे देश से कुछ सामान खोज के लाते हैं और अपने देश में उसका इन्वेंशन करते हैं और इसे यूज़ करते हैं, तो वो खोजी होते हैं। तो 1295 में जब मार्को पोलो नामक एक महान खोजी था जो यात्री के दौरान चीन से इटली लौटा, जब उसने चीन का दौरा किया फिर वो इटली लौटा, तो उसने वुड ब्लॉक मुद्रण की तकनीक भी लेकर आया। वो जहाँ पे चीन में थी मुद्रण की तकनीक, वहाँ से वो लेकर आया और उसने यूरोप के अन्य भागों तक पहुँचाया, जहाँ नहीं थे वहाँ पहुँचाया उसने। पॉइंट थर्ड है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। 15वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में कपड़ा छापने तथा सादा व संक्षिप्त टिप्पणी के साथ धार्मिक चित्र छापने के लिए वुड ब्लॉक मुद्रण का प्रयोग व्यापक रूप में होने लगा। जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है वो होता है कि कपड़ों पे छापना, अगर वो सादे कपड़े हैं जो भी होता है मशीनों में
जैसे सादे सादे कपड़े होते हैं तो उनमें छपाई करना, कोई भी चित्र बनाना, उसे बोलते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं उसे। तो 15वीं सदी में जब शुरुआती में यूरोप ने ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग छपाई की, तो उसमें ये यूरोप में निकला और ये बहुत फ़ायदेमंद हुआ था यूरोप के लिए। तो यही सारे थे पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी है, जोहान गुटेनबर्ग तथा पहली प्रिंटिंग प्रेस। जोहान गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण तकनीकी में एक भारी क्रांति लाई गई। 1430 के दशक में स्टेन्सबर्ग के जोहान गुटेनबर्ग ने पहली प्रसिद्ध प्रिंटिंग प्रेस विकसित की। उसने बाइबल का पहला मुद्रण निकाला। जो जोहान गुटेनबर्ग था उसके द्वारा जो पहली मुद्रण तकनीकी थी वो लाई गई, क्रांति लाई वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया और उसने काफ़ी विकास किया और प्रभाव किया यूरोप में। उसके बाद जो बाइबल था, बाइबल का पहला मुद्रण था, वो जोहान गुटेनबर्ग द्वारा ही बनाया गया था, निकाला गया था। पॉइंट 5 है, मुद्रण प्रेस का विस्तार। अगले 100 वर्षों में अर्थात 1450 से 1550 के बीच यूरोप के अधिकतर सब देशों में मुद्रण प्रेस स्थापित हो गई। जब मुद्रण प्रेस निकली तो वो 1450 के से बीच और 1415 में पूरे यूरोप में फैल गई और अब ये सारे देशों में स्थापित होने लगा था। तो ये क्वेश्चन इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में धार्मिक सुधारकों के लिए मुद्रण की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो भारत में धार्मिक सुधारक थे, धर्म सुधारक थे, उनमें क्या प्रभाव पड़ा और उनका क्या महत्व है। तो पॉइंट फर्स्ट है, सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद। मुद्रण से सामाजिक तथा धार्मिक सुधारकों के बीच गहन विवाद प्रारंभ हो गया और विधवा सती, एकशवाद, ब्राह्मणवाद, पंडिताई, मूर्ति पूजा जैसे हिंदू रूढ़िवाद पर बहस छिड़ गई। जो सामाजिक धार्मिक थे तो उन पे वाद विवाद हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा धर्म आए और उसकी पहली प्रिंटिंग छपे, और वो कई धर्म चाहते थे कि नहीं हमारा हो। तो इन पे गहन वाद विवाद छिड़ गया और इन सब जो थे, विधवा सती, एकशवाद, ब्राह्मणवाद, पंडिताई, मूर्ति पूजा और हिंदू रूढ़िवाद थे, उनमें बहस छिड़ गई। तो वो उनका सामाजिक मुद्दा हो गया था कि प्रिंटिंग किसकी छपेगी पहले। फिर है पॉइंट सेकंड, सुधारकों के विचार। जो सुधारक थे, धर्म सुधारक, उनके विचार क्या थे। मुद्रण से सुधारकों के विचार आम लोगों तक पहुंचने लगे। उदाहरणतः संवाद कौमुदी में राजा राम मोहन राय के विचार व दर्शन छपते थे। तो जो विधवा जो ये थे धार्मिक सुधारक थे, तो उनमें उन्हें सबसे इन सबके जो थे मेन लीडर्स, उन्होंने अपने अपने विचार बताए, ठीक है। पर जो मेन होते थे समाज के, तो उन्हें राजा राम मोहन राय थे जो उनके विचार सबसे अच्छे लगे, इसलिए जो सबसे पहला जो छपा था संवाद कौमुदी, वो राजा राम मोहन राय के नाम से छपता था और दर्शन होते थे, उनके दर्शन छपते थे और विचार छपते थे। तो ये हुआ। पॉइंट थर्ड है, मुस्लिम में सुधारक। अब हिंदू का हो गया, मुस्लिम का है देवबंदी सेमिनरी। देवबंदी सेमिनरी एक बुक है जो 1867 में स्थापित हुआ, जिसमें हज़ारों फतवे में छापे गए, जिनमें बताया गया कि मुस्लिमों को दैनिक जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए और इस्लाम के सिद्धांतों का अंत जानना चाहिए। जो देवबंदी सेमिनरी था वो एक किताब था, जैसे अभी है कि गीता है वो हिंदू का है, तो इसमें भी देवबंदी सेमिनरी है जो जिसमें बताते हैं कि मुस्लिम का जो डेली रूटीन है या फिर वो उनका बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, और उनके जो इस्लाम है उनके सिद्धांतों के बारे में कुछ बताया गया है इसमें। पॉइंट फोर्थ है, हिंदुओं में सुधार। हिंदुओं में भी मुद्रण ने धार्मिक पाठ, विशेषता देशी भाषाओं में पाठ छापने शुरू कर दिए। कलकत्ता में 1810 में तुलसीदास की रामचरितमानस का प्रथम संस्करण छापा गया, जो 16वीं सदी की पुस्तक थी। जो हिंदुओं में सुधार थे, उन्होंने भी अपनी एक तुलसीदास जी हैं जो उन्होंने रामचरितमानस लिखा, जो 1810 में लिखा गया था। तो हिंदुओं ने भी अपनी निकाली कि हम भी निकालेंगे, हमारा भी है धार्मिक। तो इन्होंने भी अपनी धार्मिक पुस्तक निकाली और वो तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी रामचरितमानस, और वो 16वीं सदी की पुस्तक बनी। पॉइंट फिफ्थ है, धार्मिक पुस्तकें। 19वीं सदी के मध्य तक कम कीमत में धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में उपलब्ध थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस, मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई। जो धार्मिक पुस्तकें थी वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी, बहुत ज़्यादा स्थापित हुई और छपने लगी थी,
हिंदुओं के, मुस्लिम के, सबके, ठीक है। तो उनकी बहुत ज़्यादा मांग हो गई थी, इसलिए उनकी कीमत भी कम हो गई थी। तो धार्मिक पुस्तकें बहुत ज़्यादा छप रही थी, इसलिए उनकी तादाद भी बढ़ गई। और उनके चलते जो उनके अंदर जो धर्म थे, धर्म के जो लोग थे, उनमें बहस मुबाहिसे, वाद विवाद, संवाद की स्थिति बन गई। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति लाने में मुद्रण संस्कृति द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो जो है फ्रांसीसी क्रांति में मुद्रण संस्कृति ने क्या भूमिका निभाई थी। तो ये 3 मार्क्स में है CBSE 2015 में। तो हम इसका आंसर देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट है, ज्ञानोदय के चिंतकों के विचार। छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचार का प्रसार हुआ, जिन्होंने गिरजाघरों के अधिकारियों तथा सरकार के निरंकुशवाद पर प्रहार किए, जैसे वाल्ते और रूसो। जो ज्ञानोदय थे और उनके चिंतक थे, तो उन्होंने छपाई की और गिरजाघर जो है चर्च, उसमें अधिकारियों और सरकार को निरंकुशवाद पर प्रहार किए। उदाहरण के लिए ये है वाल्ते और रूसो, ठीक है। पॉइंट सेकंड है, नई संस्कृति। छपाई ने नई संस्कृति को जन्म दिया। संवाद और वाद विवाद की संस्कृति ने हर चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पर कसने और वर्तमान विचारों पर विश्वास को प्रश्नांकित करने की समझ प्रदान की। जो नई संस्कृति थी, छपाई के द्वारा नई संस्कृति का जन्म हुआ और उसने वाद विवाद की स्थिति की और हर चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पर वो देखने लगे, जैसे आज होता है। और अगर कोई प्रश्न होता है संस्कृति में, तो वो लोग अपने मैटर में देख लेते हैं। पॉइंट थर्ड है, राजशाही वर्ग की आलोचना। 1780 के दशक का साहित्य राजशाही का मजाक उड़ाता है और उनकी नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करता है। ऐसे साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के विरुद्ध भड़काया। जो राजशाही वर्ग थी, उनकी आलोचना 1780 के दशक में जो साहित्य राजशाही थे, उनका मजाक उड़ता है अभी भी, क्योंकि वो लोग जो है राजनैतिकता और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करते हैं। तो ऐसे ही जो राजतंत्र है, उन्होंने जो साहित्य है, उन्होंने राजतंत्र को भड़काया है, उसके विरुद्ध भड़काया है उसे। इसका पॉइंट फोर्थ है, नए विचार। पुस्तकों ने लोगों की सोच को प्रत्यक्ष रूप से आकार नहीं दिया, परंतु उन्होंने अलग तरह से सोचने की संभावना को बढ़ा दिया। जो ये है धर्म है, हिंदू मुस्लिम है, ऐसा कुछ है। तो जो आज के आधुनिक विश्व है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें कोई जो पहले था छुआछूत है, ये है वो है, तो आज के ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पुस्तकें आ गई हैं। पुस्तकों ने लोगों की सोच को पूरी अच्छी तरह नहीं बदला, लेकिन उन्हें अलग तरह से सोचने का संभावना जो है उनकी बढ़ा दी है और अलग तरह की सोचने की उन्हें शक्ति दी है कि वो पुस्तक पढ़ें, अपना जो है माइंड सेट करें और हर इंसान के बारे में अच्छे सोचें, क्योंकि वो इंसान है। इसलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।